नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक नए वीडियो में। साथियों, आरपीएससी सामाजिक विज्ञान सेकंड ग्रेड की तैयारी अपन स्टार्ट कर रहे थे। उसी के क्रम में साथियों, आरपीएससी द्वारा जितने भी सामाजिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न पत्र अब तक लिए गए हैं, उन्हीं का अपन एक बार आरपीएससी आंसर की के साथ में रिवीजन देख रहे हैं। उसके बाद साथियों अपन लोक प्रशासन से अपनी तैयारी शुरू करेंगे। तो साथियों, ये जो आज का पेपर है 2018 में वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षा से संबंधित आरपीएससी ने लिया था। तो साथियों, देखते हैं इसके प्रश्नों को। पहला प्रश्न है साथियों, रासायनिक अपक्षय का एक रूप है। तो साथियों, इसके अंदर बिखराव, विघटन, सिलिका पृथक्करण, अपपत्रण। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा सिलिका पृथक्करण। अगला प्रश्न है साथियों, वर्ष 2017-18 अवधि में भारत के प्रथम 4 प्रमुख राज्यों में चना उत्पादन का सही अवरोही क्रम क्या है। तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित नस्लों में से कौन सी एक भेड़ की नस्ल नहीं है। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सिरोही, एक भेड़ की नस्ल नहीं है। जबकि मालपुरा, नाली, मगरा, ये तीनों साथियों भेड़ की नस्ल है। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एक तरफ कपड़े के कारखाने हैं, दूसरी तरफ इसकी अवस्थिति है। तो साथियों, मिलाते हैं। डरबी टेक्सटाइल। तो साथियों, जो डरबी टेक्सटाइल है ये हैं जोधपुर के अंतर्गत। दूसरा है मॉडर्न सिंटेक्स। तो साथियों, मॉडर्न सिंटेक्स है अलवर में। तीसरा आदित्य मिल्स लिमिटेड। साथियों, ये हैं किशनगढ़ अजमेर में। और चौथा है डी है सुदर्शन टेक्सटाइल। साथियों, सुदर्शन टेक्सटाइल है कोटा में। तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 2, 3, 4 और 1। अगला प्रश्न है, भूकंपीय तरंगों के लिए पृथ्वी के अभ्यंतरण का निम्नलिखित मंडलों में से कौन सा एक मंद वेग मंडल कहलाता है। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा दुर्लभता मंडल। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण प्रधानतः उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां होते हैं। तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, जहां पर उच्च तापमान एवं भारी वर्षा होगी वहां पर साथियों लेटेराइट मिट्टी का निर्माण पाया जाता है। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक कथन है और दूसरा कारण है। तो साथियों, कथन है हवाएं या पवनें धीमी गति से बहती है जब दाब प्रवणता कम होती है। तो साथियों, इसका कारण है दाब प्रवणता कम होती है जब समदाब रेखाएं समीप समीप पाई जाती है। तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। इसमें ए सत्य है और आर असत्य। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में ज्वारीय वन उप प्रकार संबंधित है। साथियों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्यम आर्द्र उष्ण कटिबंधीय वन से। यानी जो आर्द्र उष्ण कटिबंधीय वन है उनका जो उप वर्गीकरण है उसमें ज्वारीय वन आते हैं। अगला प्रश्न है, 9वां, अल नीनो के तीव्र होने का पर्याय परिणाम होता है जब भी अल नीनो ज़्यादा होता है। तो साथियों, उसका जो परिणाम होता है वो होता है कमज़ोर मानसून। और साथियों, ला नीनो का जब प्रभाव होता है तो वहाँ पर बहुत अच्छा मानसून माना जाता है। अगला प्रश्न है, घटोली गेप या दर्रा राजस्थान की कौन सी पहाड़ियों में अवस्थित है। तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। यहाँ पर साथियों घटोली या गेप दर्रा अवस्थित है। अगला प्रश्न है 11वां, निम्न में से कौन से मध्य राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल किए जाते हैं। नीचे दिए गए कोडों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो साथियों, इसके अंदर है बोनस, ग्रेजुएटी, स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन का मूल्य, मालिक के मकान में रहने पर मकान का आरोपित किराया। तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, ए बी सी डी चारों इसमें सही है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो साथियों, इसके अंदर पहला है, किसी वस्तु का मांग वक्र
इस मान्यता के आधार पर बनाया जाता है कि उपभोक्ता की आय अन्य वस्तुओं की कीमतें तथा उपभोक्ता की पसंद की दी हुई है। दूसरा है, यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो सामान्य वस्तु का मांग वक्र दाईं ओर विवर्तित हो जाता है, यह भी सही है। अगला है, यदि स्थापन वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो मांग वक्र बाईं ओर विवर्तित हो जाता है, तो साथ ही इसके अंदर ये गलत हो जाएगा। जबकि चौथा भी इसमें सही है, यदि उपभोक्ता की पसंद की किसी वस्तु के पक्ष में परिवर्तित हो जाती है तो उसका मांग वक्र दाईं ओर विवर्तित हो जाता है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है साथियों 13वां, राष्ट्रीय आय के अनुमानों से संबंधित निम्न कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो साथियों इसके अंदर पहला है, पूंजीगत लाभ और हानियों को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। बी है, गैर कानूनी गतिविधियों से होने वाली आय को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता। सी है, स्वयं द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाले घरों के आकलित मूल्य को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। तो साथियों इसके अंदर ए गलत हो जाएगा और बी और सी साथियों इसके अंदर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन उपभोक्ता के साम्य के बारे में गलत है? तो साथियों इसके अंदर जो दूसरा है ये उपभोक्ता साम्य के बारे में गलत है, बाकी तीनों ही सही है। तीनों कौन कौन से हैं? पहला है, यह वह बिंदु है जहां बजट रेखा तटस्थता वक्र को स्पर्श करती है, यह भी सही है। और तीसरा है, यह वह बिंदु है जहां जिस दर पर उपभोक्ता एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को प्रतिस्थापित करने के लिए इच्छुक का है, मान उस दर के बराबर है जिस दर पर उपभोक्ता एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु प्रतिस्थापित करने में सक्षम है। और चौथा है, यह वह बिंदु है जहां y के लिए x की प्रतिस्थापन की सीमांत दर MRS XY x और y की कीमतों के अनुपात के बराबर है। अगला प्रश्न है साथियों 15वां, एंजल का नियम बताता है। तो साथियों एंजल का नियम क्या बताता है? तो ये बताता है उपभोक्ता की आय और मांगी जाने वाली मात्रा के बीच संबंध को। अगला प्रश्न है, यदि किसी विशेष वस्तु के उत्पादन में तकनीकी प्रगति होती है तो इस कारण से, तो साथियों इस कारण से क्या होता है? पूर्ति वक्र दाहिनी तरफ विवर्तित हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों 16वां, भारत में अनुसूचित बैंक वह हैं जो, तो साथियों जो बैंक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में शामिल होता है वो भारत में एक अनुसूचित बैंक कहलाता है। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो साथियों राजकोषीय घाटा कम करना ये भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है, जबकि देश की वृद्धि दर को बढ़ाना, कीमत स्थिरता और अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों का साख का प्रवाह, ये तीनों ही इसकी मौद्रिक नीति का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, भारत के व्यापारिक भागीदारों में शीर्ष 3 देश जिनके साथ गत 3 वर्षों यानी 15-16 से 17-18 के दौरान भारत का द्विपक्षीय व्यापार संतुलन ऋणात्मक था वे हैं। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वह है चीन, स्विट्जरलैंड और सऊदी अरब। अगला है, भारत में निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक निर्यात करता है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, मुद्रा की पूर्ति की निम्न मापों में से किसे रिजर्व मुद्रा अथवा उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा अथवा आधार मुद्रा भी कहा जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा M0। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई में विनिवेश को क्या कहा जाता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई में जो भी विनिवेश किया जाता है उसको साथियों कहा जाता है निजीकरण। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण से तात्पर्य? तो साथियों वैश्वीकरण से तात्पर्य घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। 24वां है, इनमें से किस पंचवर्षीय योजना में भारत में पहली बार गरीबी हटाओ पर बल दिया गया? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी द्वारा ये नारा भी दिया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में औद्योगिकरण की गति को तीव्र करने में स्रोत संगठन के रूप में कौन लगा हुआ है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम। अगला प्रश्न है, कथन ए और उसका
कारण। तो पढ़ते हैं साथियों 26वां, भारत की आयात 2012-13 से 2016-17 के बीच करीब 107 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम हो गया है। तो साथ इसका कारण है, इसका मुख्य कारण कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयातों के मूल्य में हुई कमी था। तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो एक हो जाएगा। ए और आर दोनों व्यक्तिगत रूप से सही है और ए का आर सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कोडों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। कथन है साथियों, राजस्थान में वर्तमान में 81 विभिन्न प्रकार के खनिजों का खनन किया जा रहा है। कथन है दूसरा, देश में चांदी, कैल्साइट और जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान में होता है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल बी कथन सही है। अगला प्रश्न है साथियों, राज्य की 12वीं पंचवर्षीय योजना में राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र के लिए इनमें से कौन सी आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 8%। अगला है, निम्नलिखित विचारकों में से कौन सा विचारक राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण वैचारिक अव्यवाक्यवाद मानता है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दांते एल जर्मिनो। अगला प्रश्न है साथियों, बाड़मेर में पचभद्रा की राजस्थान रिफाइनरी के संदर्भ में कथनों को पढ़िए और सही उत्तर चुनिए। तो कथन है साथियों, ये भारत में अपने प्रकार की पहली है जिसे पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के साथ जोड़ा गया है। दूसरा कथन है, परियोजना की लागत 83,129 करोड़ है। और कथन सी है, इस परियोजना में राजस्थान सरकार का हिस्सा 74% है। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, इसमें केवल एक कथन ही सही है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन ये मानता है या मानती है कि राजनीतिक शक्ति संरचनात्मक संबंध है जिसमें एक समूह पर दूसरा समूह नियंत्रण करता है। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कैट मिलेट। अगला है, निम्नलिखित में से ये किसने ये स्वीकार किया है कि एक और ईश्वर और प्रकृति के कानून और दूसरी ओर प्रथागत कानूनों से संप्रभु की शक्ति सीमित होगी। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, जो बोंदा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन ये दावा करता है कि व्यक्तिगत अधिकार व्यक्तियों के पास राजनीतिक इक्के हैं, यानी ट्रम्प। तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रोनाल्ड डर्वोकिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विचारक राजनीति सिद्धांत के पाठवादी दृष्टिकोण से संबंधित है। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, यानी पहला और दूसरा, यानी जॉन प्लामेंटास और एंड्रयू हैकर, ये साथियों राजनीतिक सिद्धांत के पाठवादी दृष्टिकोण से संबंधित है। अगला है, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा एंटनी फ्ल्यू। अगला है, भारत में निम्नलिखित प्राधिकारियों या संस्थाओं में से राष्ट्रपतीय निर्वाचन संबंधी विवादों पर विचारणा का प्राधिकार किसके पास है। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, भारत का उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस बात में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 105(3) और अनुच्छेद 194(3) के उपबंध संवैधानिक कानून है, संसद या विधानमंडलों द्वारा बनाए गए साधारण कानून नहीं है और इसलिए वे संविधान के भाग 3 जितने ही सर्वोच्च है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा MSM शर्मा बनाम श्री कृष्ण सिन्हा वाद में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने हेतु उल्लेख किया गया है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 51 का झ, यानी 51A(1). अगला है, निम्न में से कौन सा विचारक ये मानता है कि न्याय सभी लोगों के लाभ के लिए समान पहुंच की आवश्यकता है। तो साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा G.A. कोहेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान के आपातकालीन उपबंधों को संघ का अन्यतम हथियार कहा। तो साथियों
इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ग्रैनविल ऑस्टिन। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के उपबंधों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस या किन की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र यानी वारंट द्वारा की जाती है? तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, यानी पहला और दूसरा, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो अध्यक्ष होगा ये उसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किसका मत है कि पुनरुत्थान और उपराष्ट्रवाद की राजनीति ने राज्य को दुविधा में डाल दिया है? तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, पोल व्रास ने ऐसा कहा है। अगला है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार है कि वह संसद के किसी भी सदन में बोले और उसकी कार्यवाही में अन्यथा भाग ले सकता है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 88 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 1998 में। अगला है, श्रीलंका के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भारत श्रीलंका समझौता 1987 का हिस्सा था? तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 13वां संशोधन। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जिला परिषद सदस्य किसे संबोधित कर स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है? तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जिला प्रमुख को। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी नगर पालिका में निर्वाचन हेतु न्यूनतम स्थानों या वार्डों की संख्या कितनी होगी 1/6/2019 के अनुसार? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 यानी 13। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में जिसमें इतिहास एवं जीवन वृत्तांत के मध्य संबंधों को विवेचित करने का प्रयास है किसने विवेचित किया? तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी राइट मिल्स ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस या कौन से विद्वान या विद्वानों ने भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में संघ बाजार अर्थव्यवस्था शब्दावली का प्रयोग किया है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ने। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने समाजशास्त्र को 3 शाखाओं यानी सामाजिक आकृति विज्ञान, सामाजिक क्रिया विज्ञान और सामान्य समाजशास्त्र में विभाजित किया है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा इमाइल दुर्खिम ने। अगला प्रश्न है, ऐसे समाज जिसमें धन संग्रहण का आधार बल प्रयोग है सैन्य समाज कहलाते हैं? तो साथियों ये किसने कहा था? ये कहा था साथियों अल्बर्ट स्पेंसर ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने समूहों को दिक् और त्रिक में वर्गीकृत किया? तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉर्ज सिमेल ने। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से क्या सामाजिक प्रशस्ति के बारे में सत्य नहीं है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यह मात्र संरचनात्मक समाज की विशेषता नहीं है, ये सत्य नहीं है, जबकि ये प्रतिमान एवं मूल्य द्वारा निर्धारित होता है। एक व्यक्ति बहुत सी प्रशस्तियों का धारक हो सकता है, प्रत्येक प्रशस्ति से जुड़े अधिकार एवं कर्तव्य होते, बाकी इसमें सही है। अगला प्रश्न है साथियों, सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से मिलाना है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 3, यानी कि प्रत्यक्षवाद से जो संबंधित है तो साथियों वो है कांट, और सावयवी अनुरूपता से संबंधित है वो है स्पेंसर, वर्टहैन से संबंधित है वो है साथियों वेबर, और सामाजिक तथ्य से संबंधित है तो साथियों वो है दुर्खिम। चलते हैं अगले प्रश्न पे साथियों। अगला है, एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सके, ये परिभाषा किसने दी है? तो साथियों ये परिभाषा दी है मैकआइवर एवं पेज ने। अगला प्रश्न है, जाति की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन नेस्फील्ड ने किया है? तो साथियों किस उत्पत्ति के सिद्धांत का नेस्फील्ड ने समर्थन किया है? साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यवसायिक सिद्धांत। अगला प्रश्न है साथियों, इनमें से कौन सा सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय प्रतिमान का एक उदाहरण नहीं है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा कांट का
तीन स्तरों के नियम का सिद्धांत इसका उदाहरण नहीं है। जबकि पेरेटो का अभिजन परिभ्रमण का सिद्धांत, सोरोकिन का सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत, टाइनबी का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत ये सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय प्रतिमान के उदाहरण है। अगला है, इनमें से कौन भारतवर्ष में सांप्रदायिक संबंधी अध्ययन से संबंधित नहीं है? जिसने सांप्रदायिकता का अध्ययन किया साथियों, एसपी नगेंद्र इससे संबंधित नहीं है, जबकि विपिन चंद्र, असगर अली इंजीनियर और मसीरुल हसन ये तीनों इससे संबंधित है। अगला प्रश्न है साथियों, पुस्तक पावर्टी एंड फेमेस एंड एसे ऑन एंटाइटलमेंट एंड डिप्रिवेशन के लेखक कौन है? तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो दो अमर्त्य सेन। अगला है, भूमिका पुंज में भूमिका संधि योजन हेतु तरीकों के बारे में किसने लिखा? तो साथियों किसने लिखा था? ये लिखा था आर.के. मर्टन ने। अगला प्रश्न साथियों, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में क्रियान्वित किया गया? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 2006 में, जबकि 2005 में इसको पारित किया गया था और लागू 2006 के अंदर किया गया था। अगला है, विवाह संतानों को जन्म देने एवं पालन पोषण से संबंधित एक संविधा है, ये कथन किसका है? तो साथियों ये कथन है बी. मेलिनोव्स्की का। अगला प्रश्न है, परिवार को अभिविन्यास का परिवार और प्रजनन का परिवार में किसने विभाजित किया है? तो साथियों ये किसने विभाजित किया है? ये किया है जेपी मुरडॉक ने। अगला प्रश्न है साथियों, हिंदूवाद में धर्म का तात्पर्य निम्नलिखित में से प्रमुख रूप से किस पर केंद्रित है? तो साथियों किस पे केंद्रित है? यह है साथियों कर्तव्य, आचरण, गुणों एवं जीवन शैली से। अगला प्रश्न है, काम अवधारणा का सामूहिक प्रयोग जन्मजात अभिलाषाओं एवं चालकों की संपूर्णता को व्यक्त करता है, ये विचार किसका है? तो साथियों ये विचार है पीएच प्रभु का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परीक्षण एचआईवी रोग प्रतिकारकों का पता करने हेतु किया जाता है? साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एलिसा परीक्षण। अगला प्रश्न है साथियों, सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से मिलाना है। एक तरफ लोक प्रशासन की परिभाषा है और एक तरफ विद्वान है किसके द्वारा ये दी गई है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, यानी 3, 2, 1 और 4। तो साथियों लोक प्रशासन कानून का विस्तृत एवं क्रमबद्ध क्रियान्वयन है। साथ ही ये परिभाषा वुड्रो विल्सन की है। लोक प्रशासन लोक नीति का पालन या प्रवर्तन है, ये सरकार का कार्यकारी भाग है। तो साथियों ये एम डिमॉक की पुस्तक है। और लोक प्रशासन सार्वजनिक प्रतिवेश में सहकारी समूह प्रयास है। साथियों एफ ए निग्रो की परिभाषा है। और चौथा है लोक प्रशासन से आशय सरकार के कार्यों को पूरा करने से चाहे ये एक्सरे मशीन संचालित हो अथवा टकसाल में। तो साथियों ये फिपनर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था के बारे में इनमें से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, वेदों में ये जाति व्यवस्था को दर्शाता है, ये साथियों उपयुक्त नहीं है। जबकि ऋग्वेद में इसका तात्पर्य रंग एवं रूप से है, मनुस्मृति में इसका तात्पर्य सामाजिक वर्ग से है और भगवद गीता में इसका तात्पर्य गुणों एवं कर्तव्यों से है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन से विद्वान लोक प्रशासन के क्षेत्र को सरकारी कार्यपालिका शाखा तक ही सीमित करते हैं? तो साथियों एक वर्ग तो वो होता है जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों को ही इसका क्षेत्र मानता है। एक तरफ कार्यपालिका को इसका क्षेत्र माना जाता है। तो उनमें से कौन है ऐसा जो कार्यपालिका शाखा तक ही सीमित मानता है इसको? तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लूथर गुलिक। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन के एक विषय के रूप में विकास के दौरान पहचान का संकट काल रहा। तो साथियों ये कब से कब तक रहा था? तो साथियों ये रहा था 1948 से 1970 तक पहचान के संकट का काल। अगला प्रश्न है साथियों, सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से मिलाना है। एक तरफ अवधारणा है, एक तरफ विद्वान है। तो साथियों इसको मिलाते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। तो पहला है गुड गवर्नेंस। तो साथियों ये अवधारणा किसने दी है? तो साथियों ये अवधारणा दी है ऑसबॉर्न और गेबलर ने। अगला है नवीन लोक प्रशासन। तो साथियों ये दी है राइट वाल्डो के द्वारा। और
नवीन लोक सेवा ये दी गई है डेनहार्ट एवं डेनहार्ट के द्वारा। लोक चयन का सिद्धांत तो साथियों ये दिया गया है निष्कानन के द्वारा। अगला प्रश्न है लोक प्रशासन को विज्ञान समतुल्य मानने वाले विद्वान, तो साथियों वो कौन से हैं? उसका सही उत्तर हो जाएगा ए बी सी तीनों, यानी वुड्रो विल्सन, लैंडन उर्विक और लूथर गुलिक। साथियों ये लोक प्रशासन को विज्ञान मानते हैं तीनों ही। अगला प्रश्न है तार्किक निर्णय में प्रशासनिक मानव के समक्ष सर्वोत्तम विकल्प चुनने में इनमें से कौन एक बाधा नहीं है? तो साथियों इसके अंदर जो सही उत्तर हो जाएगा वो 4, यानी कंप्यूटर अनुकरण एक बाधा नहीं मानी जाती, जबकि आदतें एवं प्रतिक्रियाएं, मूल्य एवं निष्ठाएं, समस्या का अति सरलीकरण ये तीनों इसमें बाधाएं मानी जाती है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा एक मनोबल को परिभाषित नहीं करता है? तो साथियों इसके अंदर जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं एवं अपेक्षाएं हैं ये मनोबल को परिभाषित नहीं करती, जबकि व्यक्ति के मन की स्थिति, भावनाएं, व्यक्ति की प्रवृत्ति एवं तत्परता और टीम की भावना ये तीनों ही मनोबल को परिभाषित करती है। अगला प्रश्न है साथियों अभिप्रेरणा का द्विघटक सिद्धांत किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा और हर्षबर्ग के द्वारा। अगला है मंत्री तथा लोक सेवकों के मध्य विवाद की स्थिति में लोक सेवकों की सेवाएं भारत के संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुरक्षित की गई है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 311 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा एक चरण साइमन के निर्माण प्रतिमान के अंतर्गत नहीं आता है? तो साथियों ये नहीं आता है प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा एक प्रशासन में जन सहभागिता को सुनिश्चित करने का साधन नहीं है? तो साथियों कौन सा साधन नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों बौद्धिक संपदा का अधिकार, जबकि वापस बुलाने का अधिकार, सूचना का अधिकार, लोक सेवा का अधिकार ये तीनों साधन। अगला है लोकपाल एक्ट 2013 के अंतर्गत झूठी शिकायत पाए जाने पर दोष सिद्ध व्यक्ति को सजा दी जा सकती है। तो ये सजा क्या हो सकती है साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 1 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख तक का जुर्माना, ये साथियों सजा इसमें हो सकती है। अगला है निम्नलिखित में से लोकपाल विधेयक के न्यायाधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री को भी रखा गया है। तो ये साथियों किसमें रखा गया है? ये रखा गया है लोकपाल विधेयक 1989 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है साथियों मंत्री लोक सेवक संबंध में आपसी तनाव के कारण इनमें से किस युग में सचिव को नहीं बल्कि मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ा था? तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 3, यानी गुलजारी लाल नंदा मंत्री थे और जब सचिव एलपी सिंह थे तब साथियों गुलजारी लाल नंदा को त्याग पत्र देना पड़ा था। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसके अंदर जो साथियों सही नहीं है वो कथन है इसके अंदर 4, संसदीय चुनाव में जिला कलेक्टर जिले का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। साथियों इसके अंदर सही नहीं है, जबकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला शब्द का उल्लेख किया गया, ये सही है। जिले में जिला कलेक्टर मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी का कार्य करता है, ये सही है। सन 1772 में वारेन हेस्टिंग द्वारा जिला कलेक्टर पद का सृजन किया गया, साथियों ये भी सही है। अगला प्रश्न है जिला प्रशासन में एक तहसीलदार का प्रधान कार्य होता है। तो साथियों इसके अंदर एक तहसीलदार का प्रधान कार्य क्या होता है जिला प्रशासन में? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, भू राजस्व प्रशासन। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा एक कार्य जिलाधीश द्वारा मजिस्ट्रेट के रूप में किए गए कार्यों में शामिल नहीं है? तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों कोषागार एवं उप कोषागार का परीक्षण, ये इसमें शामिल नहीं है। जबकि कारागारों का निरीक्षण करना, दावा रहित संपत्ति को निस्तारण करने के आदेश देना और स्थानीय निकायों पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण करना, ये तीनों इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है राज्य प्रशासन में जिलाधीश का प्रथम उच्च अधिकारी होता है। साथियों उच्च अधिकारी कौन होता है? तो इसमें होता है साथियों राज्य प्रशासन में संभागीय आयुक्त। अगला प्रश्न है औपनिवेशिक आत्मा की अवस्थाओं के ठीक ठीक अनुक्रम का चयन कीजिए। तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 2, यानी जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था और तुरीय अवस्था, ये आत्मा की 4 अवस्थाएं साथियों इसमें बताई गई है। सबसे पहले जागृत अवस्था, फिर स्वप्न अवस्था, फिर सुषुप्ति अवस्था, फिर तुरीय अवस्था। अगला प्रश्न है सुकरात के अनुसार ज्ञान और सद्गुण के संबंध के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो साथियों इसके अंदर सद्गुण वहां से शुरू होता है जहाँ ज्ञान का अंत होता है, साथियों ये बात गलत है। जबकि ज्ञान सद्गुण की दोनों अनिवार्य और पर्याप्त शर्त है। ज्ञान सद्गुण है, ज्ञान सद्गुण युक्त कर्म सुनिश्चित करता है, ये तीनों कथन सही है।
अगला प्रश्न है साथियों, प्लेटो ने मुख्य सद्गुणों का वर्णन कौन से संवाद में किया? तो साथियों प्लेटो ने अपने रिपब्लिक संवाद में मुख्य सद्गुणों का वर्णन किया था। अरस्तु सद्गुण को परिभाषित ऐसे करते हैं। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा दो अतियों के बीच का औसत। अगला क्वेश्चन है 90वां, सुख कलन सुख मापने के लिए बनाया गया है, किसका नाम इससे जुड़ा हुआ है? तो साथियों सुख मापी यंत्र बनाया था बेंथम ने, जो सुखों का मात्रात्मक भेद भी बताता है। अगला प्रश्न है साथियों, वैदिक सभ्यता का विकास विभिन्न चरणों में हुआ, इसमें जो सही है वो क्या है? तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 DCAB। तो साथियों सबसे पहले अनेकेश्वरवाद आई, फिर उसके बाद में बहुदेववाद, फिर उसके बाद में एकेश्वरवाद और सबसे अंत में साथियों एक तत्ववाद का उदय हुआ। अगला प्रश्न है साथियों, कांट के अनुसार निरपेक्ष और बिना शर्त शुभ क्या है? तो कांट के अनुसार निरपेक्ष और बिना शर्त शुभ क्या है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा शुभ संकल्प। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि दंड निषेधात्मक पुरस्कार है? तो साथियों किसने कहा था? ये कहा था साथियों अरस्तु के द्वारा। अगला प्रश्न है, जैन द्वारा अहिंसा पर जोर तार्किक परिणाम है, ये कथन किसका है? तो साथियों ये कथन है सभी आत्माओं के संभाव्य समानता से संबंधित। अगला प्रश्न है, संकल्प की स्वतंत्रता नैतिकता की महत्वपूर्ण मान्यता है, इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, मनुष्य का प्रत्येक कर्म नैतिकता की परिधि में है, ये इसके अंदर सही नहीं है। जबकि व्यक्ति को अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी ठहराना, विभिन्न विकल्पों के बीच में चुनाव करने की अनुमति देना, अपने विवेक का उपयोग करने की अनुमति देना, साथियों संकल्प की स्वतंत्रता की नैतिकता की मान्यता है, तीनों ही। अगला प्रश्न है, बौद्ध दर्शन द्वारा निर्वाण का सबसे उत्तम मार्ग कौन सा है? तो साथियों बौद्ध दर्शन के अनुसार निर्वाण का सबसे जो उत्तम मार्ग है वो है पूर्ण परित्याग और उपभोग के मध्य का मार्ग, जिसे मध्य मार्ग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा जो शुभ है उसी की मनुष्य वास्तव में इच्छा करता है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा JS मिल। अगला प्रश्न है, जो सिद्धांत ये मानता है कि परिणाम ही किसी कर्म की उचितता को निर्धारित करता है वो क्या कहलाता है? तो साथियों वो कहलाता है फल सापेक्षवादी सिद्धांत। अगला प्रश्न है, गीता के संदर्भ में क्या सत्य है? तो साथियों गीता के संदर्भ में जो सत्य है वो है गीता कर्म फलों की इच्छा के बिना कर्मों के अनुष्ठान का प्रतिपादन करती है। अगला प्रश्न है साथियों, गांधी जी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है, सत्य और अहिंसा ईश्वर प्राप्ति का साधन है, सादे साधन को न्यायोचित ठहराता है, केवल शुभ साधनों द्वारा ही शुभ लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, मानवता की सेवा से ईश्वर की सेवा होती है। तो साथियों इसमें गांधी जी से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसके अंदर दूसरा कथन सत्य नहीं है, सादे साधन को न्यायोचित ठहराता है। ऐसा नहीं है साथियों, साधे और साधन दोनों एक दूसरे को न्यायोचित ठहरा सकते, वो शुभ होने चाहिए। अगला प्रश्न है, सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से मिलाना है। साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 3, यानी कि निरपेक्ष आदेश किसने दिए थे? तो साथियों ये दिए थे कांट के द्वारा। ईश्वर सत्य और सत्य ईश्वर है, ऐसा किसने कहा था? तो साथियों कहा था गांधी जी ने। अगला प्रश्न है, यूडोमोनिज्म ये उदाहरण किसने दी थी? तो साथियों ये उदाहरण दी थी अरस्तु के द्वारा। अगला प्रश्न है, कर्म भक्ति ज्ञान तीनों के बारे में किसमें बताया गया है? तो साथियों गीता के अंदर बताया गया है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन कार्यक्रम को अतीत वर्तमान तथा उभरते भविष्य में मनुष्य तथा उसके सामाजिक एवं भौतिक पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। तो साथियों ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जॉन यू माइकेलिस। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 द्वारा नागरिक शास्त्र के स्थान पर किस शब्द को प्रयोग करने का प्रस्ताव दिया गया है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, राजनीति विज्ञान। अगला प्रश्न है, E.J. सिम्पसन द्वारा किए गए शैक्षिक उद्देश्यों वर्गीकरण इनमें से किस पक्ष से संबंधित है? तो साथियों वो किस पक्ष से संबंधित हुआ है? साथियों मनोक्रियात्मक पक्ष। अगला है 105वां, माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान हेतु किस कथन की अनुशंसा पर एनसीएफ 2005 द्वारा नहीं की गई? तो साथियों इसके अंदर 2005 द्वारा किस कथन की अनुशंसा नहीं की गई? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, विश्व के इतिहास के स्थान पर केवल
भारत के समृद्ध एवं विविध अतीत को पढ़ाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है साथियों, अष्टांग योग में समाधि है, तो साथियों अष्टांग योग में समाधि किसे कहते हैं? वह कहते हैं साथियों विषयी के अभेद के अनुभव की अवस्था। अगला प्रश्न है, किसी संप्रत्यय को विवेचित करने की योग्यता का विशिष्टीकरण संज्ञानात्मक पक्ष के कौन से घटक के अंतर्गत आता है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा अवबोध घटक के अंतर्गत। 108वां है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी योजना कक्षा में व्यवहारिक रूप से निष्पादित गतिविधियों का एक लिखित रूप है? तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों दैनिक पाठ योजना। अगला प्रश्न है, एक शिक्षण व्यूह रचना जिसमें ग्राफिकल उपकरणों का उपयोग विद्यार्थियों को किसी विषय के ज्ञान को व्यवस्थित एवं निरूपित करने में सहायता देने के लिए किया जाता है कहलाती है। साथियों वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है संकल्पना मानचित्रण। अगला प्रश्न है साथियों, किलपेट्रिक ने परियोजना पद्धति में मूलतः कितने प्रकार की परियोजनाएं बतलाई थी? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 प्रकार की परियोजनाएं। अगला प्रश्न है, ब्लूम की वर्गीकी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रचरण, जबकि आग्रहण, प्रतिक्रिया, व्यवस्थापन ये तीनों ही भावात्मक पक्ष से संबंधित है। अगला प्रश्न है साथियों, प्रोजेक्ट पद्धति निम्नलिखित में से किस दार्शनिक विचारधारा पर आधारित है? तो साथियों किस दार्शनिक विचारधारा पर आधारित है? तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा परियोजनवाद। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क उद्दीलन विधि को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा A.F. ऑसबॉर्न को। अगला प्रश्न है, औपचारिक एवं अनौपचारिक समूह योजना की शिक्षण विधि के रूप है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक अच्छे परीक्षण की तकनीकी की विशेषता नहीं है? तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यक्ति निष्ठता, जबकि विश्वसनीयता, भेदबोधकता ये अच्छी तकनीकी की विशेषता है परीक्षण की। 116वां, मानचित्र का कौन सा प्रकार सांस्कृतिक मानचित्रों में सम्मिलित नहीं है? तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भूगर्भिक मानचित्र सांस्कृतिक मानचित्रों से संबंधित नहीं है, जबकि राजनीतिक मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र, आर्थिक मानचित्र साथियों सांस्कृतिक मानचित्रों से संबंधित है। अगला प्रश्न है साथियों, हर्बर्ट के पाठ्य योजना के पंचपदीय उपागम का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो साथियों कौन सा क्रम सही है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, तैयारी, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर साहचर्य, फिर सामान्यीकरण, साथ लास्ट में अनुप्रयोग। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक अनुसंधान की एक विशेषता नहीं है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, ये सिद्धांत एवं नियमों के निर्माण से संबंधित होते हैं। साथियों इसके अंदर गलत हो जाएगा, जबकि ये तात्कालिक समस्या और उनके समाधान पर केंद्रित होते हैं। इनका लक्ष्य क्रियाओं एवं कार्य स्थितियों में सुधार करना होता है। आधारभूत अनुसंधानों की तुलना में इसमें कम श्रम संसाधन वित्त शामिल होता है। तीनों इसमें सही है। अगला प्रश्न है साथियों, निबंधात्मक प्रश्नों के लिए क्या सही है? तो साथियों इसके अंदर क्या सही है? तो इसके अंदर अभिव्यक्ति के अवसर और लेखन कौशल का मूल्यांकन साथियों इसके अंदर दोनों सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और सी। अगला प्रश्न है, संरचित एवं असंरचित एवं अर्धसंरचित निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन तकनीकी के प्रकार है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा साक्षात्कार मूल्यांकन तकनीकी के प्रकार है ये तीनों ही। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही नहीं है? साथियों कौन सा सही नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, प्रत्याभिज्ञान प्रकार के प्रश्न एक शब्द में उत्तर। साथियों इसका सही नहीं है, जबकि निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न ये वर्णनात्मक होते हैं। लघुरात्मक प्रकार के प्रश्न शब्द सीमा में बंधे होते हैं और शिक्षक निर्मित परीक्षण साथियों निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण होते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, एडगर डेल के श्रव्यदर्शी साधनों के अनुभव शंकु द्वारा किए गए वर्गीकरण में सबसे उच्चतम अनुभव कौन सा है? तो साथियों जो सबसे उच्चतम अनुभव वो है प्रत्यक्ष प्रयोजन पूर्ण अनुभव। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक देवता का भर्तृहंता के रूप में ज्ञात है? तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इंद्र। अगला है, अशोक का कौन सा अभिलेख कलिंग युद्ध के विषय के बारे में बताता है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 13वां अभिलेख। अगला प्रश्न है, कौन सा एक सही नहीं है? तो साथियों इसके अंदर जो सही उत्तर हो जाएगा ये माधवाचार्य देतवाद से संबंधित नहीं है, जबकि निम्बकाचार्य देतवाद से, वल्लभाचार्य शुद्ध देतवाद से, रामानुजाचार्य विशिष्ट देतवाद से संबंधित है।
अगला है संत कबीरदास की वाणी यानी पद का संग्रहण क्या कहलाता है? तो साथियों क्या कहलाता है? तो साथियों वह कहलाता है बीजक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त ने किसके प्रति कन्योपायन की नीति अपनाई थी? तो साथियों किसके लिए प्रति अपनाई थी ये नीति समुद्रगुप्त ने? इसका सही उत्तर हो जाएगा विदेशी शासकों के प्रति। अगला प्रश्न है पूर्व संचित कर्मों के विनाश की प्रक्रिया को जैन धर्म में क्या कहा जाता है? तो साथियों क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्जरा। अगला प्रश्न है कादरी सिलसिला किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा शेख अब्दुल कादिर जिलानी के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता के किस स्थल से समुद्री बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा सतकेनगेंडोर के द्वारा। चौथा सही उत्तर हो जाएगा सतकेनगेंडोर के स्थान पर। अगला प्रश्न है तौहीद का क्या अर्थ है? तो साथियों तौहीद का क्या अर्थ है? तो 131वें का जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों 4। ये आस्था है, ये आस्था की ईश्वर एक है, इसे क्या कहते हैं? तौहीद। अगला है दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो साथियों किसने बनवाई थी? ये बनवाई थी शाहजहां के द्वारा। अगला है शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो साथियों शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़ के किले में। अगला है मनसबदारी व्यवस्था में दुअसप्पा सियसप्पा का नियम किस मुगल सम्राट द्वारा लागू किया गया था? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर के काल में। अगला प्रश्न है साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 न्यूयॉर्क के अंतर्गत। अगला 137वां एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया? साथियों नारा किसने दिया था? तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जार अलेक्जेंडर तृतीय के द्वारा। अगला प्रश्न है द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसने लिखी? तो साथियों ये पुस्तक लिखी थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। डाक व्यवस्था की नींव किस शासक के द्वारा रखी गई? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी के द्वारा। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो साथियों इसके अंदर कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसके अंदर चौथा कथन सत्य नहीं है। जबकि 1907 में हुए सूरत विभाजन ने स्वदेशी आंदोलन को कमजोर किया, ये सत्य है। गणपति एवं शिवाजी उत्सव आंदोलन का माध्यम बने, ये भी सत्य बात है। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का मुख्य गीत रविंद्रनाथ टैगोर का अमार सोनार बांग्ला था, ये बिल्कुल सत्य है। साथियों सैयद हैदर रजा भारत में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर रहे थे, इसके अंदर असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों सीधी कार्रवाई दिवस किस दल से संबंधित है? तो साथियों किस दल से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुस्लिम लीग के द्वारा साथियों सीधी कार्रवाई दिवस अपनाई गई थी पाकिस्तान की मांग के समय। अगला प्रश्न है पृथ्वी के परिक्रमण का कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता है? एक तो होता है साथियों परिक्रमण, एक होता है परिभ्रमण। तो साथियों कौन सा प्रभाव इस पे नहीं पड़ता है? दिन और रात की अवधि, ऋतु का परिवर्तन, सूर्योदय दोपहर और सूर्यास्त का होना, हवाओं की पेटियों का खिसकना। तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों सूर्योदय दोपहर और सूर्यास्त का होना, ये परिक्रमण का प्रभाव नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी कायांतित सेल नहीं है? तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बेसाल, ये कायांतित सेल नहीं है। जबकि सिस्ट, क्वार्टर, संगमरमर ये तीनों कायांतित सेल है। अगला प्रश्न है साथियों महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी इनकी प्रकृति से संबंधित मिलान करना है। तो साथियों कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो साथियों इसके अंदर तीसरा सुमेलित नहीं है। कैलिफोर्निया की जो जलधारा है साथियों ठंडी जलधारा है, गर्म नहीं है। जबकि कनारी शीत जलधारा सही है। अंगुलास की जलधारा ये भी गर्म जलधारा है, और हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा इसे भी शीत जलधारा माना जाता है। अगला प्रश्न है किस वाइसराय के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो साथियों किस वाइसराय के कार्यकाल में हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बेल के प्रमुख संयंत्र स्थित है। तो साथियों कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भोपाल, तिरुचिरापल्ली और हरिद्वार के अंतर्गत। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में सर्वाधिक और न्यूनतम महिला साक्षरता दर है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, कोटा के अंदर सर्वाधिक और जालौर के अंदर न्यूनतम महिला साक्षरता दर है। अगला प्रश्न है साथियों कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार
टोंक, जयपुर और दौसा जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी? तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों CWG। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर कहाँ है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 बीकानेर के अंतर्गत। अगला प्रश्न है साथियों, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ किस खाड़ी में आता है साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा फंडी की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए कूट से मेल करते हुए। ए है, कयाल मालाबार तट की विशिष्ट आकृतियां हैं। गारो काशी की पहाड़ियां मेघालय पठार पर स्थित है। जास्कर और पीर पंजाल की श्रेणियां उत्तराखंड में स्थित है। तो साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी सही है, बाकी तीसरा इसके अंदर गलत है। तो साथियों ये था आज का पेपर 2018 में आरपीएससी द्वारा पूछा गया था। इसी प्रकार साथियों जितने भी सामाजिक के प्रश्न आरपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न पत्र उनका अपन एक बार रिवीजन करेंगे ऑथेंटिक आंसर की के अनुसार, आरपीएससी द्वारा बताए गए उत्तरों के अनुसार। उससे साथियों हमें ये पता चलेगा कि आरपीएससी द्वारा कहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि जब भी अपन कोर्स शुरू करेंगे तो उन बातों पर अपन नज़र रखेंगे कहाँ से प्रश्न बने सकता है। तो साथियों ये पेपर बताने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आपके इन चीज़ों पर आपका ध्यान जाए कि प्रश्न कहाँ से बनते और कैसे बनते हैं, ताकि अपन साथियों अपनी तैयारी अच्छे से कर पाए। तो साथियों जल्दी अपन लोक प्रशासन की पहली कक्षा लेके आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक इस बात की सूचना दें कि जो एसएसटी सेकंड ग्रेड की जो तैयारी है वो निःशुल्क देवतवाल फ्री एजुकेशन चैनल पर करवाई जा रही है। साथियों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, जय हिंद।